माएं अपनी बेटियों से दोस्त की तरह बात करें। वो भी इसी समाज में हैं, उनके अंदर भी इसी समाज के बदलाव हैं। वो उनसे नहीं हुआ कि नहीं 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 नहीं, बेटे की 3 गर्लफ्रेंड है तो पिताजी बड़े चौड़े से संदक करके कहेंगे 3 फ्रेंड हैं, वो वहां गया होगा, वो वहां गया होगा, नाम भी जानते हैं। और घर में वो एक गर्व की बात मानी जाती है कि लड़के की 3 गर्लफ्रेंड है। लेकिन शाम को पता चले कि वो आज सुनीता देर से आई है तो देश में बवाल आ जाएगा, मान सम्मान का मामला हो जाएगा। अरे वो लड़की इसी समाज में है। आप अपने घर के मूल्यों को इतना मजबूत रखिए कि वो आपको सच बात बता सके और आप उससे सही तर्क दे सकें, सही गाइडेंस कर सकें। 90% हमारे यहां बच्चों से बात करने का रिवाज ही नहीं है। लेकिन मेरा अपना 25 साल का कैरियर और ये 2.5 साल की ये यात्रा, मेरा मानना है कि जिस जनरेशन को आप कहते हैं ये पिज़्ज़ा वाले लोग हैं, ये मोबाइल में लगे रहते हैं, इनको कोई काम ही नहीं है, मेरा दावा है, मेरा कन्विक्शन है, मेरा अकीदा है कि जितनी ये जनरेशन राष्ट्रवादी है उतना हम हो ही नहीं सकते। जो इनका कन्विक्शन है, क्योंकि इनको ये इतिहास का बर्डन अपने कंधे पे नहीं ढो रहे हैं। इनके हाथ में एक आला है, उस पे देखा खट से उन्होंने कहा रिजेक्ट, यस, ओके, खत्म। हम गांधी जी ने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, फलान का ये कह रहा है। हमने नहीं देखा गांधी जी ने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। ये है भाई। अब इन्हीं के मोबाइल पे गॉडसे का आखिरी बयान भी है। वो आर्काइव से निकाल के समझदार लोगों ने डाल दिया है। अब ये खुद समीक्षा करें कि कौन सही था, कौन गलत था। ये डॉक्यूमेंट, जितनी बातें मैं आज कह रहा हूं, ये सब अवेलेबल हैं। जो नहीं है उसमें आर.एस. सिंह जैसे लोग, जी.डी. बख्शी जैसे लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एक साहब अमेरिका में बैठ के कर रहे हैं, उनका नाम मैं जरूर लूंगा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो, राजीव मल्होत्रा, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और हमको एक और आदत डालनी चाहिए, हमारा दुश्मन भी हो वो, हमारी विचारधारा से भी अलग हो, अगर उसने कोई काम राष्ट्र के लिए बड़ा किया है तो खुल के तारीफ कीजिए उसकी, वो कोई हो। क्योंकि किसी का किसी के नाम लेने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता। संसार तय करता है कौन बड़ा था, कौन छोटा था। ब्रेकिंग इंडिया नाम की किताब लिखी है, वो अवेलेबल है, जरा उसको पढ़ लीजिए। उसमें सारे वो डॉक्यूमेंट दिए हैं जो आपके अमेरिका के अंदर CIA के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। आप समझिए तो कि संकट कहां है आपका। आप तो अपने देश के अंदर ऐसी किताबें नहीं पढ़ते जिन किताबों से आप आज के दौर में लोगों को एक्सपोज कर सकें कि वो ऐसे सफेद कॉलर लेके घूम रहे हैं। एक किताब का नाम है रिवाइवल वर्जन ऑफ हिस्ट्री, published by Oxford Press, written by Prem Shankar Jha, is an eminent journalist, 1996। उतना एपिसोड आपको पता चल जाएगा जब देश के महान विजनरी प्रधानमंत्री ऊपर छत पे देखते हुए कश्मीर के बारे में कुछ फिलॉसफी में बातें कर रहे थे, फिलॉसफिकल बातें। उसी में माउंट बैटन बैठे हुए थे, उसी में सैम मानेकशॉ बैठे हुए थे, उसी में पटेल साहब बैठे हुए थे, और भी बहुत सारे लोग थे जो इनको ताली बजाने का काम था। बहुत देर हो गई जब वो बार बार दीवार पे देख करके फिलॉसफी की बात करने लगे, इन सो एंड सो ईयर दिस हैड हैपेंड। पटेल साहब के पास कभी कभी मुझे लगता है कि पटेल साहब की स्थिति कैसी रही होगी कि उनको सब कुछ पता था लेकिन ऐसे घिरे हुए थे कि नहीं कर पा रहे थे। वो पूरा वर्णन उस किताब के अंदर है, और वो शख्स जिन्होंने लिखी है वो जीवित हैं, हमारे सीनियर हैं। एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस है, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक बात कि जो एंटी बीजेपी एंटी आरएसएस है वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मानता। पार्टी अलग लाइन है, राष्ट्र अलग है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है कि अगर किसी ने बीजेपी की तारीफ नहीं की तो ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये नहीं हो सकता। उन्होंने उस किताब में उस एपिसोड को लिखा है, सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। मानेकशॉ का इंटरव्यू है उसके अंदर, उसी का एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको बता देता हूं। आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसी कैसी किताबें लिख के गए थे लेकिन हमने पढ़ा नहीं, और लोगों ने बताया नहीं आपको।
उसी के अंदर जिक्र है कि जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे नेहरू जी कश्मीर पे, तो पटेल साहब को यह लगा कि मैं अपनी बात कैसे कहूं। तो जब 5 मिनट तक उन्होंने उनका फिलॉसफिकल भाषण सुन लिया, तो पटेल ने हिंदी में, यह मानिक शाह से कहा, उन्होंने हिंदी में पटेल ने नेहरू जी से कहा कि नेहरू तुमको कश्मीर चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन वो तो फिलॉसफी में चले गए थे, तो फिलॉसफी में बोले, क्या कहते हैं, वाई नॉट। जैसे ही उन्होंने कहा ना वाई नॉट, पटेल साहब ने सैम मानिक शाह के कान में कहा, तुम्हें ऑर्डर मिल गया, जाओ। ये उस किताब में लिखा हुआ है। और मानिक शाह निकल लिया। बाद में पटेल ने कहा कि मैंने हिंदी में इसलिए कहा कि माउंटबेटन बैठा था, उसे हिंदी समझ नहीं आती थी। अब आप सोचिए कि उस वक्त भी कैसे कैसे राष्ट्रवादियों ने किन हालात में फंसे होने के बाद भी अपना काम करके चले गए। और फिर उसके बाद की कहानी आपको पता है। वो किताब जरूर पढ़िएगा, आपके बहुत काम आएगी, कोट करिएगा। ऐसे ही एक किताब है माई इंडिया, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। ये पूछेंगे ये किताब किसने लिखी है। ये किताब भारत के एक ऐसे राजनीतिक परिवार ने लिखी है जिस परिवार का एक सदस्य भारत का राष्ट्रपति रहा है, पिता गवर्नर रहा है, 5 बड़ी मंत्रालय देखे हैं, बेटा भी कानून मंत्री रहा है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, उनकी अपनी पत्नी जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, 2 बहनों ने साउथ इंडियन ब्राह्मण से शादी की है। ये परिवार की बैकग्राउंड है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, आप सबको पता होगा, 1984 में। तो दिल्ली में जो कुछ हुआ पूरे देश में हुआ, वो सबने देखा है, उसको मैं रिपीट करना नहीं चाहता। आप सोचिए कि 1984 के अंत में यह घटना घट रही है। मात्र 6 या 7 महीने बाद रूपा पब्लिकेशन ये किताब छापता है, माई होम, द रीइंस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। उस किताब में उस वक्त का इतना बड़ा लीडर और उसके बाद 5 बार मंत्री बना, इस देश ने कभी सवाल नहीं पूछा। लेकिन इन विचारों की स्थिति यह है हमारे लोगों की कि ये जैसे ही सत्ता के पास पहुंचने आते हैं, देखो ये आ गए, अब ये संविधान पलटने वाले हैं, अब ये रिजर्वेशन, ये कहते हैं उससे पहले ही, तो अब ये बेचारे तो अभी उसकी बात ही नहीं करते। उस शख्स ने जो किताब लिखी और उस किताब में जो सिर्फ एक पैराग्राफ है, उसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उस पैराग्राफ का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब दिल्ली के अंदर सिखों को हिंदू मार रहे थे, तो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खुश हो रहा था और बहुत संतुष्ट था, बहुत मुतमईन था। और वो इसलिए मुतमईन था, इसलिए संतुष्ट था, सेटिस्फाई था कि यही हिंदू और सिख थे जिन्होंने 1947 में मुसलमानों को मारा था। उस शख्स का नाम है सलमान खुर्शीद। यह किताब रखी हुई है। किसी ने इस किताब के पन्ने दिखा करके सलमान खुर्शीद का इस्तीफा मांगा, कांग्रेस जी उसे मांगा, क्योंकि हमने पढ़ी नहीं भाई। बहुत कुछ रखा हुआ है, हम पढ़ तो ले भाई। हम समझते हैं कि हमारे पास शायद कुछ है नहीं, और जब हम अपनी बात कहते हैं तो ना हमारे पास तर्क होता है, ना रेफरेंस होता है, तो हम पहले ही अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। एक किताब नहीं है, अच्छी अच्छी किताबें ऐसे लोगों ने जिसका राइट विंग या राष्ट्रवादी सोच से कोई संबंध नहीं है, उन्होंने यथार्थ लिखा है। फिल्म आपने देखी कि नहीं देखी? अनुज धर की किताब है योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड। यह किताब लाल बहादुर शास्त्री की हत्या के ऊपर लिखी गई है। आप सब लोग ये मानते हैं कि उनकी डेथ हुई है। उनका पूरा परिवार, कुछ कांग्रेस में है और कुछ बीजेपी में है, एक आध बार तो वो तीसरी पार्टी में भी कोई चला गया था, सब मिलके कहते हैं कि उनको जहर दिया गया है। लेकिन इस घर के परिवार की बात 70 साल से सुनी नहीं गई। लेकिन राजनीतिक स्वार्थों के चलते जस्टिस लोहिया की मौत पे यह कहा जा रहा है कि उनके बेटे ने कहा है कि उनकी मौत सस्पिशियस हुई है, तो आधा भारत चाहता है कि उस पर दोबारा इंक्वायरी हो।
तो जो लोग जस्टिस लोहिया की मौत की इंक्वायरी कराना चाहते हैं, वो लाल बहादुर शास्त्री की भी हत्या की कराएं जरा। और जब ये किताबें आती हैं, आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो विवेक अग्निहोत्री जैसे लोग भी पैदा हो जाते हैं। उन्होंने फिल्म बनाई है ताशकंद फाइल। उनसे जितनी नजदीकियां हैं, जितने डॉक्यूमेंट हैं, मेरा दावा है कि आप फिल्म देखने जाइए। जब आप एग्जिट करेंगे ना, तो या तो आप रोते हुए होंगे या इस देश को गाली दे रहे होंगे आप। इतनी तथ्यात्मक, कोई उसने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा ही नहीं है। रशिया से लेकर के, जापान से लेकर के, जहां जहां के चीजें डॉक्यूमेंट थी जो उनके यहां क्लासिफाइड से डीक्लासिफाइड हो गई, वही तथ्यों के ऊपर आधारित है। कोई डायलॉग, कोई चीज उसमें है ही नहीं ऐसी। और उसी में रोमेला थापर भी दिखाई देती हैं आपको। तो किताबें हैं। सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई लड़ी गई, फाइनल पहुंची कि नहीं पहुंची? इसी तरह एक झूठ जैसी आता है, अब नया चलने लगा है। सुभाष चंद्र बोस में फंस गए वो लोग, अब नहीं कुछ कहते। तो आप कहते हैं वीर सावरकर ने माफी मांगी थी, उसके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम कर दिया है, तबीयत से किया है। अभी हमने जेएनयू में 3-3 घंटे का 2 बार सावरकर पे हमने नाटक किया। कोई चिल्लाने नहीं आया भारत तेरे टुकड़े होंगे। उनको लगा वीर सावरकर जेएनयू में आ गए हैं तो अब टुकड़े किसके होंगे ये तय हो चुका है। आप कन्विक्शन के साथ काम कीजिए। पूरी मुहिम हम लोगों ने देश में छोड़ी हुई है कि 2-3 झूठ सावरकर के बारे में जो है वो कोई मेरी किताब से नहीं है। जो लोग सावरकर के बारे में आज ये तय कर रहे हैं कि वो वीर नहीं थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा वो वीर नहीं थे क्योंकि वो खुद बहुत वीर हैं। उनकी वीरता का चमत्कार सबने देखा है। 70 साल से 10 जनपद की जूतियों में पड़े थे। उन्होंने कहा कि वीर नहीं है, उन्होंने किताब से हटा दिया। भाई चलिए आपकी सरकार आ गई, आप यही तो कर सकते हो, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ तथ्य पब्लिक डोमेन में मैं देना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए का चेक वीर सावरकर स्मारक को दिया और एक फंक्शन में उनको इनवाइट किया गया। उनके हाथ की सिग्नेचर है ओरिजिनल, और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर जैसा सपूत भारत ने पैदा किया, इसके लिए गर्व है मुझे। अब अगर इंदिरा गांधी ये कह रही हैं तो गहलोत जी जो अपना नाम ढंग से नहीं ले पाते, वो वीर सावरकर का क्या लेंगे? वो वीर सावरकर को सर्टिफिकेट देंगे? इनकी ये हैसियत है इन दोनों की कि ये वीर सावरकर के ऊपर उंगली उठाएंगे? क्योंकि उनको ये बताया गया है कि जब वीर सावरकर बिलपिट मोरिया से कूद रहे थे समुद्र में, तब नेहरू जी कहां कूद रहे थे पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला कौन सी जगह कूद रहे थे। कभी तकिया लेके कूद रहे थे, कभी कुछ लेके कूद रहे थे। वो कूद खाई खेल खेलते रहते थे। और जिस जेल में या जिस तथाकथित गेस्ट हाउस में बंद होते थे, देखिए ये चीजें पब्लिक डोमेन में है। मेरे प्रेजेंट करने के तरीका हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू को जब जब नजरबंद किया गया तो उनसे सुबह पूछा जाता था कि आप नाश्ते में क्या लेंगे, कौन सा अखबार पढ़ेंगे। और वो इतनी फुर्सत में थे कि सुबह भी डियर इंदू को फोन लिखते थे, चिट्ठी, दोपहर में भी डियर इंदू, रात में भी डियर इंदू। जो आदमी अंडमान निकोबार में बंद था, उसे साल में एक चिट्ठी लिखने का अधिकार था। उस जैसी यातना सोच करके आज के 90% कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। छोटी मोटी घटना नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में हमने तथ्यात्मक स्टडी नहीं की। इसलिए मैंने कहा कि 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अध्यक्ष था मिस्टर कॉलर ने क्या लिखा है वीर सावरकर के बारे में, जरा वो पढ़ लें। कॉलर साहब को तो दिल्ली में सरकार नहीं बनानी थी, उन्हें तो किसी की चापलूसी नहीं करनी थी। उन्होंने कहा एक ऐसा शख्स जो अपना मुल्क छोड़ करके जिस मुल्क ने उसको गुलाम बनाया है वहां खड़े होने की, लड़ने की ताकत रखता है, लेकिन इस देश के लोग उसके बारे में ऐसा कहते हैं, इतना महान आदमी। लेकिन हमने कॉलर का रेफरेंस नहीं दिया, हमने इंदिरा गांधी का रेफरेंस नहीं दिया।
उन्होंने अपनी जेब से 11,000 रुपए जो दिए उसका रेफरेंस नहीं दिया। हमने वीर सावर स्मारक के अंदर बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने जगजीवन राम को भेजा कि आप जाइए, हमने उसका रेफरेंस नहीं दिया। तो हम पढ़े नहीं, उस गैप का फायदा उठाया। अब आप पढ़ने लगे हैं और यह इत्तेफाक की बात है कि आपने पढ़ाई 2014 से शुरू की है। अब आप पूरा माजरा देखिए कि सोसाइटी भी कॉर्नर कर रही है और जो आप नैरेटिव दे रहे हैं, लोग उसको सिर्फ मान ही नहीं रहे, उसकी पूरी विवेचना करते हैं और फिर जो लोग देते हैं नैरेटिव, उनसे ज्यादा ताकत से वो रखते हैं सामने। आज किताबों के रेफरेंस दे रहे हैं। इसलिए जो पार्टी आदर्शवाद पे चली थी वो एक फूल दो माली से होते हुए 303 पहुंच गई, और जिनकी सत्ता 70 साल से थी उनके पास विपक्ष का भी पद नहीं है आजकल। तो ये आपकी ताकत है, लेकिन सत्ता का बदलना न बदलना ये एक बहुत छोटा सा रूप है। मैं मानता हूं कि समाज जब बदल जाता है तो राष्ट्र बच जाता है। मेरी सबसे अपील यही है, सरकार में ये रहेंगे, दूसरी बार कोई और एमपी आ जाएगा, तीसरी बार कोई रहेंगे, ये साइकिल चलती रहे, लेकिन ये समाज तय कर दे कि जो हम चाहते हैं, जिसे हमारा भरोसा होगा, वही एमपी बनेगा, नहीं दूसरा नहीं बनेगा। इसलिए सरकार बनाने के लिए आप वोट देते हैं, सरकार बनाने के लिए दीजिए, लेकिन राष्ट्र को बचाने के लिए आप ही को आगे आना पड़ेगा। राष्ट्र खतरे में है।